मीडियाकर्मियों का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक विशेष कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम घरौंडा में होने जा रहा है। उस कार्यक्रम के हेतु आपके दर्शन करने का भी अवसर मिला। एक बात दो बात मैं अपनी कह लूँ, फिर उसके बाद आपके सवाल के जवाब दूँ। आज हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बने हुए लगभग 9 वर्ष पूरे हो गए। 5 साल की पहली टर्म थी, 4 साल की दूसरी। 26 अक्टूबर को 2019 को मनोहर लाल जी ने दोबारा मुख्यमंत्री शपथ ली थी और उसके पश्चात 4 साल पूरे। इन 9 साल के अंदर जो सरकार, जो हमने वायदा किया था जब 2014 में हमारी सरकार बनी, हमने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरा एक कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये लक्ष्य को लेकर हमारी सरकार सत्ता में आई थी, सरकार बनी थी। तो इन 9 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने प्रयास किया कि हर क्षेत्र का विकास हो, यानी 90 की 90 विधानसभाएं, चाहे वो विधायक सत्ता पक्ष के हों, चाहे वो विधायक विपक्ष से हो, हर क्षेत्र में विकास आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है। इससे पहले की सरकारें या जो मुख्यमंत्री रहे, मेरा ये मानना है कि उन्होंने विकास तो किया, लेकिन अपने अपने क्षेत्र का विकास किया। जैसे चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, विकास उन्होंने किया सिर्फ दीवार में। फिर चौधरी भजनलाल जी आए मुख्यमंत्री, उन्होंने विकास किया हिसार का। फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आए, उन्होंने विकास किया सिरसा का। और फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, तो विकास हुआ केवल रोहतक का। जो समग्र विकास या सबका विकास जो था, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। और विकास की दृष्टि से मेरा ये मानना है कि जितना इस 9 साल के अंदर विकास हुआ है, शायद पिछले 20-25 वर्ष के अंदर नहीं। और हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ। सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा कि हर कार्य के अंदर पारदर्शिता कैसे आए, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारी भर्तियां हुई हैं, लगभग 1,15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई, और उन सरकारी नौकरियों के अंदर जो पारदर्शिता रही है, जिस प्रकार से भर्ती हुई है, आज जो गरीब आदमी है, जो गांव के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छा, उसका जो शिक्षा है या जो ब्रिलियंट जो व्यक्ति है, जो युवा है, उसको ये आसबंदी है कि मेरी भर्ती बिना पैसे के, बिना सिफारिश के हो सके। उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा का युवक जो है वो पढ़ाई की ओर अग्रसर है। दूसरा विशेष काम जो हमारी सरकार की तरफ से किया गया, वो है खेलों के प्रति युवाओं को आकर्षित करना, खेलों के प्रति उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी उनको
इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो स्टेडियम है या उनकी खुराक है या उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो सब उपलब्ध कराया गया। और उसके साथ साथ जो एक राशि 6 करोड़ रुपए की जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लाने वाला युवा है उसको 6 करोड़, सिल्वर मेडल को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल को 2.5 करोड़। जब से अब तो एशियन गेम्स के अंदर भी जो मेडल लेकर के आए हैं गोल्ड मेडल के लिए 3 करोड़ की राशि तय की। और पहली बार जो एशियन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स भी थे जिन्होंने केवल भाग लिया, उनको भी 15-15 लाख रुपया देना। प्रदेश के अंदर युवाओं का विकास एक अच्छी दिशा के अंदर जाए। नशा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे यहाँ थी नहीं, लेकिन साथ के प्रदेश से वो यहाँ भी आज पूरी तरह से उन्होंने युवाओं को अपनी गिरफ्त में लिया है, और जिसके कारण हमारा युवा जो है वो कहीं ना कहीं नशे की आदत उसको पड़ी। मैं ये मानता हूँ कि युवाओं को यदि हम नशे से दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए खेल अति आवश्यक है, ताकि उसका दिलो दिमाग नशे की बजाय खेल की तरफ आकर्षित हो। खेल में वो पसीना अपना बहाएं ताकि रात को बेड के ऊपर जाते ही उनको अच्छी नींद आ जाए और नशे की ओर ध्यान ही ना जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक खेलों को बढ़ावा देने का काम किया और नशे को रोकने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी एक संकल्प किया है कि प्रदेश को नशा मुक्त जो प्रदेश है वो बनाएंगे। और हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2030 तक हम भारत को नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प उन्होंने किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रयास है अभी इसके लिए पूरे हरियाणा में साइक्लोथॉन के द्वारा नशा रोकने का प्रचार किया गया और जिसके अच्छे परिणाम आने की संभावना है। अधिकारियों को भी काफ़ी सक्रिय किया गया कि जहाँ पर भी कहीं नशा मिले या नशा बेचने वाला मिले तो उसको रोका। मैं थोड़ी सी बात विधानसभा की भी करूँगा क्योंकि प्रथम बार आपसे मिलना हुआ है। मेरे विधानसभा कार्यकाल के अंदर पिछले 4 साल के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए, जैसे विधानसभा को ई विधानसभा। हमारी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जिसमें 18 MOU हुए हैं अभी तक केंद्र सरकार के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ। उसमें से हमारी सरकार, हमारी जो विधानसभा है वो तीसरी है जो पूरी तरह से ई विधानसभा बनी, जिसका परिणाम लगभग 6 से 7 करोड़ रुपया हर साल जो कागज़ पर खर्च होता था वो उसकी बचत हुई। और मैं ये समझता हूँ कि कागज़ की बचत का मतलब ये है कि पर्यावरण, क्योंकि कागज़ बनाने के लिए पेड़ कटते हैं और अगर कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो पेड़ काटने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। एक बड़ा निर्णय हमने किया कि पिछले 48 साल, मतलब यूँ कह लीजिए 53 साल से हरियाणा विधानसभा के रूल्स रेगुलेशंस जो थे वो पंजाब के रूल्स के ऊपर चलते थे, अपने रूल्स नहीं थे हरियाणा विधानसभा के। लगभग 53 साल के बाद हमने अपने हरियाणा विधानसभा के अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं। बहुत सारे रूल्स के अंदर अमेंडमेंट भी की है जहां आवश्यकता थी, और जो पंजाब के रूल्स थे अब वो हरियाणा
रूल्स के नाम से, विधानसभा रूल्स के नाम से जाने लगे। तो इस प्रकार से आज मैं समझता हूँ कि विधानसभा परिसर में लगभग 50 वर्ष के पश्चात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आदमकद मूर्ति, उसकी स्थापना हमने की विधानसभा के अंदर। हमारी कुरुक्षेत्र की पवित्र पावन भूमि का जो भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश देते हुए अर्जुन को रथ के ऊपर, उसकी भी स्थापना हमने विधानसभा के अंदर परिसर में की। तो मैं समझता हूँ कि विधानसभा को लेकर के और बहुत सारे निर्णय, जो विशेष तौर पर एक निर्णय किसी भी विधानसभा में नहीं, अब 1-2 विधानसभा में हमने उसके बाद हुआ कि हमारे विधायक केवल जब विधानसभा सत्र होता था केवल उस समय प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन हमने अब एक ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी माननीय विधायक पूरे साल के अंदर हर महीने 3 प्रश्न, चाहे सत्र हो चाहे ना हो, 3 प्रश्न किसी भी विभाग से पूछ सकते हैं। तो ये नई जो प्रक्रिया हमने शुरू की है, बहुत सारे प्रदेशों के अंदर ये जाने का भी मौका मिला, हमने उनके अंदर रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके ये प्रक्रिया को शुरू किया। हमारा मकसद ये है कि विधानसभा के अंदर पारदर्शिता, हमारी विधानसभा को लेकर के आप भी प्रश्न पूछेंगे कि नई विधानसभा के लिए भी हमारा प्रयास जारी है। उसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 2026 में दोबारा से परिसीमन होने जा रहा है, डिलिमिटेशन होने वाली है। अनुमान ये है कि उस डिलिमिटेशन के पश्चात हरियाणा प्रदेश में 125 विधानसभा क्षेत्र होंगे। आज की जो हमारी विधानसभा का हॉल है, सदन जो है, उसमें बैठने की कैपेसिटी 90 से 91 भी नहीं है। 90 भी जो हमने एडजस्ट किए हुए हैं, बड़ी मुश्किल से किए हुए हैं। अगर हमें 2026 के अंदर 125 विधायक बनने हैं तो उसके लिए अभी से हमें सोचना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से, और एक चीज़ और मैं जो आपसे साझा करना चाहूँगा कि मीडिया 1966 में हमारी विधानसभा बनी, उस समय केवल कुछ समाचार पत्र थे, 100-150, और वहाँ की जो सिटिंग कैपेसिटी हमारी विधानसभा की है वो 38 है। तो वो उस चीज़ को भी देखते हुए कि 1966 के बाद बहुत चेंज आई है, मीडिया के समाचार पत्रों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी आया है, सोशल मीडिया भी आया है। तो उस दृष्टि से भी हमें विधानसभा का सदन जो है, वो भवन है, वो आवश्यकता है। हमारे किसी भी मंत्री के पास आम तौर पर सभी विधानसभाओं में, और जो हमारी विधानसभा की कमेटीज हैं उनके चेयरमैन के पास विधानसभा बिल्डिंग के अंदर बैठने की व्यवस्था रहती है। चेयरमैन हैं, मंत्री हैं, विधानसभा सत्र के दौरान भी फाइलिंग करनी होती है। लेकिन हमारे यहाँ किसी एक मंत्री के पास भी कोई एक भी कमरा नहीं है। तो ये मैं सारी चीज़ें, दिक्कतों को देखते हुए हमने एक प्रक्रिया शुरू की है कि विधानसभा का नया भवन और अच्छा भवन वो बनना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि ये काम भी कुछ ही दिनों में सिरे चढ़ेंगे। बस मैंने तो इतना ही निवेदन करना था आपको। सर, मेरा सवाल ये था कि देश के अंदर 5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, और जो उनके परिणाम आएंगे उसका हरियाणा की राजनीति में कितना असर पड़ेगा? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है कि 3 प्रदेशों के अंदर तो क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और 2 प्रदेशों के अंदर जो
वहाँ भी सरकार बन सकती है, लेकिन कुछ अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन चुनावों के अंदर भी और जो आने वाला 2024 का लोकसभा का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, देश की एक एक जनता कह रही है कि देश के लोगों की ये आवाज़ है कि 2024 के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना देश के लिए जरूरी है, देश की तरक्की के लिए जरूरी है, देश के विकास के लिए। सर, जो 75 साल का मोदी जी ने किया था कि रिटायरमेंट हो जाएगी 75 साल के बाद, तो उस केस में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं 2024 में, तो उस वक्त तो 1 साल के बाद 75 क्रॉस कर जाएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें हम तय करते हैं, स्थिति को देख करके उसके ऊपर निर्णय लेते हैं, परिस्थिति को देख करके। आप नरेंद्र मोदी जी की कैपेसिटी 75 साल तो ये तय करते हैं कि उस टाइम थोड़ा सा व्यक्ति बुढ़ापा हो जाता है। आज नरेंद्र मोदी जी एक दिन के अंदर 16 घंटे या 18 घंटे काम कर रहे हैं और 18 घंटे के अंदर कहीं आपको उनके शरीर पर कभी थकान नज़र नहीं आएगी। तो हमें एज की बजाय उनके काम करने की क्षमता, उनकी जो दिमाग है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना है। और मैं समझता हूँ कि आज देश को नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। गुप्ता जी, जिन राजनीतिक परिवारों का आपने जिक्र किया कि उन्होंने क्षेत्रवाद के तहत जो है हरियाणा में शासन किया है, उनमें से 2 परिवार आज बीजेपी के साथ हैं। तो देखिए, तो मैंने उस टाइम की परिस्थिति बताई आपको कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से उन लोगों ने विकास किया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश का विकास किया। और मैं आज एक चीज़ और आपसे कहूँगा, चाहे जब मैंने चारों मुख्यमंत्री कहे, उनमें जो उत्तरी हरियाणा है, उत्तर क्षेत्र का पूरी तरह से उपेक्षा हुई। चाहे वो पंचकुला जिला था, चाहे वो अम्बाला जिला था, चाहे वो यमुनानगर जिला था, कुरुक्षेत्र था, करनाल, इनकी उपेक्षा हुई है। लेकिन अब आदरणीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर यहाँ भी विकास हुआ है, लेकिन अब गुरुग्राम के अंदर भी विकास हुआ है, फरीदाबाद के अंदर भी विकास हुआ है, हिसार के अंदर भी विकास हुआ है, हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। तो जब भी SYL पर कोई फैसला आता है तो तुरंत जो है पंजाब में विधानसभा सत्र बुलाया जाता है। हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या हरियाणा इस मुद्दे को लेकर उतना गंभीर नहीं है जितना पैरोकार जो है पंजाब सरकार कर रही है? क्या सत्र बनाने से पानी मिल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जो हमारा देश का सबसे बड़ा एक कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे वो कोई भी प्रदेश है, उसको मान्य होता है और मान्य होना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने से इनकार करती है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हमें पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को जल्द से जल्द लागू करवाए। सर, रोजगार का आपने शुरू में जिक्र किया, लेकिन रोजगार के मामले में हरियाणा पूरे देश भर के अंदर नंबर 1 बना हुआ है। रोजगार, हाँ, रोजगार के मामले में ऐसा है, ये कल्पना, ये मिथ है जी। इतनी आप 10 साल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑन रिकॉर्ड है कि 74,000 या 75,000 नौकरियां दी। हमारी सरकार ने 1,15,000 दी है, उसका विवरण भी दिया है कि ये 15 दी है। ये एक मिथ्य खड़ा किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि आज ये जो झूठ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इस झूठ को रोकने के लिए ही ये जो जन संवाद के कार्यक्रम हैं स्थान स्थान पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं,
सभी मंत्रियों को भी कहा है और अब तो सभी विधायकों को भी कहा है कि जनता के बीच में जाकर के जन संवाद करिए और उनको जो सरकार की उपलब्धियां हैं, हरियाणा सरकार की, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, वो जब उन तक जाएंगी, स्थान स्थान पर जाएंगी, तो निश्चित तौर पर ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये दूर होगा। सर 14 तक जो रेट 2.49 था वो अभी 8.8 बना हुआ है। किस चीज़ का? संसद बेरोजगारी दर का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो ये तो जो संसद के अंदर बीजेपी मंत्री के द्वारा ये बयान दिया है, दीपेंद्र हुड्डा के क्वेश्चन में। नहीं ये 2.49 2014 तक नहीं, और अभी 8.8%। नहीं ये गलत है, फिगर ही गलत है। बीजेपी मंत्री ने जवाब दिया। नहीं, जो देखिए बेरोजगारी आप किसको कहते हैं? हमने कहा कि 1,15,000 नौकरी सरकारी दी, सभी को सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो आज HKRN के द्वारा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा लाखों की संख्या में और नौकरियां दी गई हैं, लेकिन वो पक्की नहीं है, उनको हम कहीं काउंट नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। उसके लिए एक आपको सिस्टम खड़ा करना है, इंडस्ट्री वो आएगी, इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो लगेगा। आज जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर खड़ा हुआ है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, आप देखिए रेवोल्यूशन आया है रोड्स के अंदर, आप ये मानते हैं कि नहीं? ये हम 152D जो बनी है, 4 घंटे के अंदर नारनौल पहुंच रहे हैं आप। ये जो और बड़ी बड़ी सड़कें जयपुर तक सड़क जो बड़ी हैं, आज उसको बनाने के लिए युवा जो है वो प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो उसको नौकरी नहीं मिली। हम कई बार ये मान लेते हैं कि भी हमारे युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिले, इसलिए ये सरकारी जो नौकरी जब तक नहीं मिलती तब तक वो बेरोजगार है। सर, प्रधानमंत्री आर्थिक सुरक्षा समिति के सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में हरियाणा भारत के सबसे असुरक्षित राज्यों में नंबर 1। नहीं मानता। आप यहाँ सोशल प्रोग्रेसिव पता नहीं कौन से उसकी रिपोर्ट जी, लेकिन आज आप एक बात सुनिए, आज आप घरौंडा में बैठे हैं, करनाल के अंदर बैठे हैं। आज मैं ये मानता हूँ कि आज अपने आप को सब लोग सुरक्षित मानते हैं, किसी को कोई खतरा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हाल था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के देखिए कि आम आदमी अपने को सुरक्षित मानता है। उसको आज जो ये जो गिरोह थे, लुटेरे थे, या जो फिरौतियाँ मांगते थे, आज उनके अंदर कमी आई। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म होगी, लेकिन उसके अंदर कमी आई है, बहुत कम हुआ। तो जनमानस में चर्चा रहती है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है सर, होम मिनिस्टर गुप्ता जी, जनमानस में चर्चा रहती है कि यूपी से जो है गुंडे हरियाणा में आ गए, कहीं ना कंट्रोल। बट ये है तो फिर भी अगर आप ये मानते हैं कि यूपी के गुंडे हरियाणा में आ गए हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा में जो क्राइम कंट्रोल है, जो उसके ऊपर पूरी तरह से जो सरकार का नियंत्रण है, और कहीं भी कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है कि जिसकी क्राइम होता है, ये बात नहीं ठीक है कि क्राइम होता है, लेकिन क्राइम का फॉलोअप और क्राइम को ढूंढने का, उसको सजा दिलाने का काम सरकार कर रही है। नूह दंगों में जिस तरह से मामून खान के खिलाफ जो है केस रजिस्टर किया गया, तो विधानसभा स्तर पर कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, हमारे विधानसभा के नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यदि किसी विधायक के खिलाफ कोई भी FIR होती है तो उसके खिलाफ एक्शन, यदि उनको सजा होती है फिर उसके बाद प्रावधान है कि यदि 2 साल से ज़्यादा सजा होती है तो फिर उसको डिबार कर दिया जाता है, उसकी मेंबरशिप चली जाती है, ये ऑटोमेटिक चली जाती है। जी। किसी भी विधायक को 2 साल से ज़्यादा सजा होती है, उसकी जो सदस्यता है अपने आप ही खत्म हो जाती है, उसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विधानसभा ने तो केवल जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको केवल इन्फॉर्म करना होता है कि इस प्रकार से 2 साल की सजा हुई, वो चलेगी। ऐसे ही जैसे अभी आपने देखा हमारे वहाँ प्रदीप चौधरी को 2 साल की सजा हुई थी, तो ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता चली गई थी। जब उसको रिलीफ मिल गया जाकर के हाई कोर्ट से, सेशन कोर्ट से,
तो हमने उसको फिर बहाल कर दिया। तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में आपने तो एक डिप्टी सीएम बनाया था, वो 4 बनाएंगे। दूसरा, कास्ट सेंसस को लेकर कांग्रेस लगातार कह रही है कि एक हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो कास्ट सेंसस की बात नहीं करता। वो एक कहावत है कि हरियाणा के अंदर के भी आओ बैठो चलो बैठ करके पंचायत चुन लें। हाँ जी, पंचायत चुन लें। उन्होंने कहा कि सरपंच तो मैं हूँ, बाकी तुम देख लो। अपने आप को चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, बाकियों को सिरा डिप्टी सीएम कह रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर अपने आप को घोषित कर दिया उन्होंने, बाकी वो कह रहे हैं कि सीएम डिप्टी सीएम आप चुन लो। अब सीएम तो बने नहीं, डिप्टी सीएम कैसे चुनने लगे? हरियाणा सरकार अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है, अंत्योदय योजना के लिए कार्य कर रही है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर काफी समस्या है। याशी कंपनी को ब्लैकआउट कर दिया गया है। जो आम जनमानस है, जिसके लिए डिजिटल पोर्टल के लिए काम करना था, वो आज एडीसी के चक्कर काट काट कर परेशान है। काफी खामियां हैं। ये देखिए जो आपने कहा है, मैं इसको मानता हूं कि कहीं ना कहीं कमियां हैं। जो उद्देश्य को लेकर के आप जो हमने आईडी बनाई है, उसका मकसद ये है कि पारदर्शिता है, हर प्रॉपर्टी की जानकारी हो, प्रॉपर्टी ऑन पोर्टल के ऊपर हो, लेकिन उसके अंदर उसको सूचीबद्ध करते हुए कुछ कमियां। उनका उद्देश्य तो मकसद ये था कि हम सारी की सारी प्रॉपर्टी को, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी है चाहे वो शहर की प्रॉपर्टी, उसको हम सूचीबद्ध करें ताकि सही आकलन किया जा सके। लेकिन वो उसके अंदर कुछ कमियां रही हैं, और जिसने भी जो कमी रही है, अब आपने कहा कि याशी कंपनी को डीबार किया, ब्लैक लिस्ट किया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, तो निश्चित तौर पर जहां कोई गलती किसी ने की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, हरियाणा एक्ट जो आईएससी कंपनी है उसको करने में देरी की गई है, आम पब्लिक को दोबारा लूटना पड़ा है, क्योंकि वो आज भी पीएससी पे खड़ी है, उनके काम नहीं हो पाए। नहीं, दोबारा ऐसा है कि देखो कहीं ना कहीं कमी रही है, तभी तो उसको हमने ब्लैक लिस्ट किया है, लेकिन उसका खमियाजा जनता को ना भोगना पड़े, इसका सरकार की तरफ से प्रयास किया सर, जाए। हरियाणा सुनिए, अभी सुनिए, सारे डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायतें दी गई कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर आईडी को लेकर के स्पेशल कैंप लगाएं, और जहाँ जहाँ भी कहीं आईडी के करना गलती है, उस आईडी को अंदर सुधार किया जाए। ये सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश। अनिल विज के फैसले से हड़कंप मचा हुआ है प्रदेश में। 372 आईओ एकदम से सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। इसका क्या माने कि कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि लचर नहीं है। कानून व्यवस्था के ऊपर सरकार जो है, नियमों के अनुसार अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है, और वो निर्णय अनिल विज जी ने किया। स्वास्थ्य मंत्रालय से नाराज नजर आ रहे हैं अनिल विज जी। इस पे अनिल विज जी के जो कार्य किया है उस पे अभय चौटाला जी का एक बयान आया है कि पुलिस कार्य करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में होती है, इसलिए पूरी पुलिस अपना कार्य नहीं कर पाती। अब आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ तो आप कह रहे राजनीतिक दबाव के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि राजनीतिक, अनिल विज जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, ये उन्होंने ही आदेश दिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। ये तो इम्प्लीमेंट होने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? नहीं, टाइम थोड़ा बहुत लगता ही है, अगर प्रोसीजर से होता है कोई भी कार्रवाई। कल को आज आप इतनी जल्दी एक्शन कर दें और कल को जाके कोर्ट से कोई रिलीफ ले आए जाकर के हाई कोर्ट के अंदर किसी भी कमी के कारण, तो उससे बचने के लिए, लेकिन एक्शन हुआ, ये बात आप मानते हैं। सर, हरियाणा 6.49% से महंगाई दर के मामले में देश में नंबर 2 पे बना हुआ है। हो गया महंगाई बढ़ी है, कितना करोगे? महंगाई एनएसओ के आंकड़े हैं सर। हाँ जी, NSO देखिए क्या है? महंगाई किस चीज़ में बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, और महंगाई के साथ साथ आम आदमी की जो इनकम है वो भी बढ़ी है। जैसे पहले प्रति व्यक्ति आय 2014 के अंदर कितनी थी और आज कितनी है, आप उसको कंपेयर करिए। अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्रालय से नाराज नजर आ रहे हैं, सीएमओ की सुनवाई नहीं करते, सिग्नेचर की फाइलें जो है सीएमओ ऑफिस में पड़ी हैं। पता लगा कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है अनिल विज जी छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा मुझे तो अभी कोई किसी प्रकार की सर, जानकारी एक बात और बताइए कि हरियाणा में चुनाव कब होगा?